चलिए बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने इस कनावत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आपकी क्लास चल रही है इस पर 10th क्लास साइंस, जिसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का मटेरियल अभी चल रहा है। तो कुछ चैप्टरों की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया है और आज आपके लिए हम लेके आए जीव जनन कैसे करते हैं, अगला चैप्टर। तो साइंस के अंदर हमारा अगला चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं और बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का पैटर्न आज आपके सामने लेके आए हैं। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सभी क्लासों का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों के पैटर्न की तरफ, जिसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर सही विकल्प हमें दे रखे हैं। और सही विकल्प में हमसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि अलैंगिक जनन जो है ना हमारा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है भाई। अलैंगिक जनन ऐसा कौन सा जीव है? चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, अमीबा है, ईस्ट है, प्लाज्मोडियम है और लेशमानिया है। इनमें से हमसे पूछा गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा निम्न में से किसके द्वारा किसमें होता है। क्लियर बात? तो बात करें हम ईस्ट, ईस्ट जो है ना इसमें अलैंगिक जनन होता है भाई। चैप्टर में डिस्कस हम पूरा फुल्ली सिलेबस क्लासेज जो हमने ली थी उसमें डिस्कस कर लिया है कि जीवों में जनन दो तरीके का पाया जाता है, एक लैंगिक जनन है और एक अलैंगिक जनन है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन भी अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, जिसके अंदर एक अतिवृद्धि संरचना का निर्माण होता है, वो टूटकर उस जीव के शरीर से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ऐसा जनन देखने को मिलता है किसमें? ईस्ट में। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है भाई। हमें यह बताना है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है भाई। तो अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है और डिंबवाहिनी भी मादा जनन तंत्र का भाग है। ये शुक्रवाहिनी जो हमें दे रखी है ना, वो हमारा नर जनन तंत्र का भाग है, जिससे होकर शुक्राणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होते हैं। तो शुक्रवाहिनी हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है तीसरा, जिसमें हमसे पूछा है कि परागकोश में होते हैं भाई। तो परागकोश के अंदर क्या रहते हैं भाई? परागकण रहते हैं परागकोश के अंदर, पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? परागण। अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है भाई। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है भाई? तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, इस क्रिया को हम निषेचन कह देते हैं भाई। ठीक है, इसी क्रिया को हम बोलते हैं क्या? निषेचन। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? निषेचन। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अंडक का शीर्ष भाग क्या कहलाता है भाई। जब फूल का हम डायग्राम बनाएंगे तो फूल के विभिन्न भागों के नाम हमें याद रखने होते हैं, और जिसमें हमसे पूछा जाता है कि अंडक का जो शीर्ष भाग होता है ना, वो क्या कहलाता है हमारा, तो उसे हम कह देते हैं क्या? वर्तिकाग्र। क्लियर? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? वर्तिकाग्र। और इसी पर परागकोश से परागकण पहुंचते हैं, फिर जाके यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है, फिर आगे की प्रोसेस फूल के अंदर क्या होती है? शुरू होती है। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन, कायिक प्रजनन होता है भाई। कायिक प्रजनन होता है भाई। तो कायिक प्रजनन का मतलब है कि किसी जीव के या किसी जीव के शरीर के किसी भाग से नए जीव का क्या हो जाना? निर्माण हो जाना क्या कहलाता है भाई? कायिक प्रजनन कहलाता है। तो हम पढ़ चुके हैं क्या? देखो, कलिकाइन भी हमारा कायिक प्रजनन का भाग है, कटिंग भी हमारा कायिक प्रजनन का भाग है, और डाली लगा देना ये भी कायिक जनन का एक भाग है। इससे भी नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। कटिंग लगाकर भी हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं, डाली लगाकर भी कर सकते हैं, कलियां लगाकर कलिकाइन भी कर सकते हैं हम। यानी सभी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर। डन। अगला क्वेश्चन है, मानव में निषेचन कहाँ होता है भाई। मानव के अंदर निषेचन कहाँ होता है भाई? तो मानव के अंदर निषेचन होता है भाई किसमें? अंडवाहिनी के अंदर। जब निषेचन की प्रक्रिया जब होती है, तब आपने नाम सुना है, देखो शुक्राणु है हमारे पास और अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो उनके मिलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? निषेचन। तो ये होती है कहां पर? अंडवाहिनी में। तो आंसर हमारा द इसका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में पूछा है हमसे पुष्प के कितने भाग होते हैं भाई। नाम याद रखना है हमें, पुष्प के 4 भाग होते हैं। क्लियर?
पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। यानी हम बात करें सबसे पहले बाह्यदल, दलपुंज, इस तरीके से हिंदी में होता है कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलेक्स, बाह्यदल, दल, जायांग और पुंकेसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि बीजांड निर्माण करता है भाई। बीजांड जो है ना वो किस चीज का निर्माण करता है? तो भाई बीजांड से ही काय का निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। क्लियर बात? अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि खाली स्थान दे रखे हैं भाई। अगले क्वेश्चन में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है भाई, और खाली स्थानों को हमें सभी को फिल करना है। तो पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो इस प्रक्रिया को ही हम कह देते हैं क्या? स्वपरागण। तो याद रखना है भाई, स्वपरागण। इसी प्रक्रिया को हम कह देते हैं क्या? स्वपरागण। जब पराग कोश से परागकण निकलकर उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं भाई? परागण कह देते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन कि जब पुंकेसर में, जब पुष्पक में मतलब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, इन दोनों में से यदि कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो उस पुष्प को हम फिर एक लिंगी पुष्प कहते हैं भाई। याद रखना है अच्छे से नाम, उस पुष्प को हम क्या कहते हैं भाई? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को फिर हम नाम दे देते हैं क्या? पर परागण भाई। नाम याद रखना है, पर परागण। और स्वपरागण किसे कहेंगे? एक ही पुष्प पर पहुंचेंगे तो, और दूसरे पर पहुंच जाए तो उसे हम नाम देंगे क्या? पर परागण। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कि किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण होता है, वह भाग क्या होता है भाई? तो जड़ का निर्माण होता है हमारा किससे? मूलांकुर से। बीज का जो भाग होता है जिसे हम कहते हैं मूलांकुर, मूलांकुर से काय का निर्माण होता है भाई? जड़ का निर्माण होता है। तो जिसे हम परांकुर कहते हैं भाई, इस नाम को साथ में याद रखें। परांकुर से किसका निर्माण होता है भाई? तने का निर्माण होता है। जब बीज को उगाया जाता है तो जो भाग से जड़ें निकलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूलांकुर। और जिस भाग से तना बनता है जो सूर्य के प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है उसे हम परांकुर कहते हैं। नाम याद रखना। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं भाई? परांकुर। जी हमारा क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है भाई? तो ये हम पढ़ चुके हैं, वृषण के अंदर शुक्राणुओं का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। क्लियर? मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है भाई? तो अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंडाशय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण एक संरचना द्वारा प्राप्त होता है, उसी को हम कहते हैं क्या? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। क्लियर? तो ये थे आपके 8 क्वेश्चन खाली स्थानों के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें खाली स्थान फिर से दे रखे हैं और इन खाली स्थानों की हम फिर से चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि नरयुग्मक एवं मादायुग्मक के संलयन को हम कहते हैं क्या भाई? निषेचन। याद रखना है आपको, इसे हम क्या कहते हैं? निषेचन भाई। ठीक है, पराग कोश में भाई क्या उपस्थित होते हैं भाई? पराग कण पाए जाते हैं, पराग कण। याद रखना है, पराग कोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? पराग कण। मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन एवं गर्भाशय का नियंत्रण एक हार्मोन के द्वारा किया जाता है। उस हार्मोन का हमें नाम याद करना है जिसे हम कहते हैं क्या? टेस्टोस्टेरोन भाई। टेस्टोस्टेरोन नाम याद रखना भाई हार्मोन का। कि मनुष्य में शुक्राणुओं का जो उत्पादन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन एवं गर्भाशय का नियंत्रण, ये किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो इसे याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है भाई, कहाँ होगा भाई अंडाणु का निर्माण? तो हम पढ़ते हैं अंडाशय के अंदर अंडाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर बात? तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? अंडाशय। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कायिक जनन में संतति के उत्पादन में, जब कायिक जनन हो रहा होता है जीव जंतुओं के अंदर, तो संततियों का उत्पादन जब होता है तो उसमें केवल और केवल एक जनक भाग लेता है भाई, एक जनक भाग लेता है। कायिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। लैंगिक जनन में मेल और फीमेल 2 जनकों की आवश्यकता होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और आगे हमें दे रखा है
की सही जोड़ी मिलाइए भाई। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है किससे, मैचिंग से, और मैचिंग हमें करना है, करते हैं भाई। सबसे पहले दे रखा है हमें कॉपर, कॉपर टी, कॉपर एंड कॉपर टी। अगला हाइड्रा, वृषण कोश, प्लेसेंटा एंड टेस्टोस्टेरोन। तो भाई इनको मैच करते हैं। सबसे पहला हमें दे रखा है क्या कॉपर एंड कॉपर टी। तो ये है हमारा गर्भधारण से रोकने का उपाय। एक सी नंबर का ऑप्शन हमारा हो जाएगा। गर्भधारण रोकने हेतु हम एक मेटल की बनी हुई कॉपर टी का उपयोग करते हैं, जिसको गर्भाशय के अंदर स्थापित किया। अगला है हाइड्रा, और हाइड्रा का मैचिंग करेंगे हम। हाइड्रा में जनन मुकुलन के द्वारा होता है भाई, याद रखना है इसको, मुकुलन, जिसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। अगला है वृषण कोश। भाई वृषण कोश, तो वृषण कोश के अंदर क्या होता है भाई, शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। तो बी नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर। अगला दे रखा है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा को यदि हम मैच करें तो प्लेसेंटा किसके अंदर पाई जाने वाली संरचना है भाई, मादा के अंदर पाई जाने वाली संरचना है, जिसके माध्यम से जो मां के गर्भ में भ्रूण पल रहा है उसको पौष्टिक पदार्थ और का प्राप्ति होती है। क्लियर। और अगला बचा हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसे हम नर जनन हार्मोन कह देते हैं। तो ये आंसर हमारा इसका हो जाएगा। क्लियर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में हमें मैचिंग ही दे रखी है, और बात करते हैं मैचिंग की। तो सबसे पहली मैचिंग हमें दे रखी है कि नर युग्मक भाई किसे कहते हैं भाई, नर युग्मक। क्लियर बात। नर युग्मक की बात करें तो नर युग्मक क्या कहलाते हैं भाई, हमारे शुक्राणुओं को ही हम नर युग्मक कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्लियर। दूसरा दे रखा है मादा एवं मादा युग्मक। मादा युग्मक बोल सकते हैं, नर युग्मक नहीं, मादा युग्मक। ठीक है। मादा युग्मक क्या कहलाता है भाई, हमारे अंडाणु को हम क्या कहते हैं भाई, मादा युग्मक कहते हैं। पादप का लैंगिक भाग कौन सा होता है भाई, पुष्प को हम पादप का क्या कह देते हैं, लैंगिक भाग कह देते हैं। अलैंगिक जनन, डी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, मुकुलन या कलिकाइन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और स्वपरागण द्विलिंगी पुष्पों में होता है भाई। तो ई नंबर का ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। तो ये आपकी अगली मैचिंग भी क्या हुई, क्लियर हुई। ठीक है। और ये पिछले प्रीवियस एग्जामों में कहीं ना कहीं इनसे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग अच्छे से इनको क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, और अगले क्वेश्चनों में हमें दे रखा है क्या, एक शब्द वाक्य में उत्तर। क्लियर। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। एक शब्द वाक्य उत्तर में हमसे पूछा है क्या कि सजीवों में अपने ही समान आकृति, अपने ही समान रूप और नए जीवों को उत्पन्न करने की इसी क्षमता को हम नाम दे देते हैं क्या, जनन भाई। इसे कहते हैं हम क्या, जनन भाई। क्लियर। तो जनन किसे कहते हैं, किसी भी जीव जंतु के द्वारा अपने ही समान आकृति, रंग, रूप वाले नए जीवों को उत्पन्न करना क्या कहलाता है भाई, जनन कहलाता है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है कि लैंगिक प्रजनन से युग्मक का निर्माण होता है भाई। बिल्कुल सही बात है। जब लैंगिक प्रजनन या जब लैंगिक जनन होता है तो युग्मकों का निर्माण होता है। और हमारे पास दो युग्मक है भाई। नर के अंदर पाए जाने वाला युग्मक क्या कहलाता है भाई, शुक्राणु कहलाता है। और मादा के अंदर पाए जाने वाला क्या कहलाता है भाई, अंडाणु कहलाता है। ये दो युग्मक, इन दोनों युग्मकों के मिलने के फलस्वरूप घटना होती है कौन सी, निषेचन। उसे हम क्या कह देते हैं, निषेचन। अब इस निषेचन के ही फलस्वरूप निर्माण होता है किसका, भ्रूण का। और ये भ्रूण गर्भाशय के अंदर कुछ महीनों के लिए वृद्धि और विकास करता है, फिर जन्म होता है किसका, शिशु का। ये पूरी प्रोसेस होती है हमारी इसके अंदर। क्लियर बात। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि पौधों में लंबाई की वृद्धि को ऑक्जेनोमीटर से मापा जाता है भाई। याद रखना है आपको सभी यंत्र का नाम, कि पेड़ पौधों की जो लंबाई में वृद्धि हो रही होती है उसको हम इस यंत्र की सहायता से माप सकते हैं, जिसका नाम है क्या, ऑक्जेनोमीटर। क्लियर। अगला क्वेश्चन कि वृषण का कार्य क्या है भाई, शुक्राणुओं का निर्माण करना। शुक्राणुओं का क्या करना, निर्माण करना। तो भाई शुक्राणुओं का निर्माण काय के अंदर हो रहा है भाई, वृषण के अंदर। और अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है भाई, अंडाशय के अंदर। क्लियर बात। दूसरा क्वेश्चन है हमारा का मादा में अंडाशयों की संख्या कितनी होती है भाई, दो अंडाशय पाए जाते हैं। मादा युग्मक की यदि हम बात करें, मादा के अंदर जो अंडाशय पाए जाते हैं ना, उनकी संख्या कितनी होती है भाई, दो होती है। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन है कि मादा मनुष्य में यौवन अवस्था कब आरंभ होती है भाई, मादा मनुष्य में यौवन अवस्था कब आरंभ होती है। तो याद रखना है कि मानव
में के अंदर मादा में यौवन अवस्था जो होती है ना वो 12 से 14 वर्ष के बीच होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि प्रजनन किसे कहते हैं। जस्ट अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया इसको कि अपने समान संततियों को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, प्रजनन, या इसी को हम क्या कह देते हैं, जनन भी बोल देते हैं, एक ही शब्द है। ठीक है, जनन या प्रजनन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए। अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण, जैसे कि एक ब्रायोफिल्लम नाम का प्लांट है, उसमें कलिकाइन के द्वारा क्या होता है भाई, जनन, और नया ब्रायोफिल्लम बनकर तैयार हो जाता है जिसमें एक ही जनक भाग लेता है, दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या कि नर में वृषण की संख्या कितनी होती है। बिल्कुल सही बात है, 2 वृषणों की संख्या होती है और 2 ही अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक है, मादा के अंदर बात करें तो 2 अंडाशय, और पुरुष के अंदर बात की जाए तो वृषणों की संख्या भी कितनी होती है, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मादा में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है। तो भाई मादा के अंदर अंडाशय के अंदर काय का निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए भाई। डीएनए हमारा एक आनुवंशिक पदार्थ है, ये आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल आप याद रख सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है। भाई हाइड्रा भी एक जंतु है जिसमें जो जनन होता है ना वो मुकुलन के द्वारा होता है, और मुकुलन एक प्रकार का क्या है भाई, हमारा अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन का ही क्या है भाई, प्रकार है। क्लियर बात। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। और अगले क्वेश्चनों में हमें फिर से 1 वर्ड में ही क्वेश्चन दे रखे हैं, एक शब्द या वाक्य के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें हमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मुकुलन के द्वारा जनन किस में होता है। भाई ये हमें याद करना है भाई, मुकुलन के द्वारा जनन किस में होता है। तो बिल्कुल आंसर हम इनके लिखते चल रहे हैं कि मुकुलन के द्वारा जनन ईस्ट में होता है। क्लियर बात, क्वेश्चनों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जीवों में, नॉट जीवन, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं भाई। तो जीवों के अंदर जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उसके लिए है हमारा कौन सा, लैंगिक जनन। ऐसे जीव जंतु जिनके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, उन्हीं जीव जंतुओं के अंदर विभिन्नताएं, वेरिएशन उत्पन्न होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो लैंगिक जनन के ही फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती हैं भाई, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि माँ एवं गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाली संरचना क्या कहलाती है। भाई नाम याद रखना है, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्लेसेंटा। इसे हम क्या कह देते हैं भाई, प्लेसेंटा कह देते हैं। इसी प्लेसेंटा के माध्यम से जो भ्रूण है माँ के गर्भ में जो पल रहा होता है, मान लो वो 9 महीने तक यदि गर्भ अवस्था में रहता है, तो उसको जो पोषण मिलता है ना वो इसी संरचना से मिलता है, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। क्लियर बात। और अगले क्वेश्चन की बात करें कि मादा में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है भाई, तो ये होता है कहाँ पर, अंडाशय के अंदर। ये सभी को याद है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका। और दूसरा, नर में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, नर। ठीक, नर में शुक्राणुओं का निर्माण वृषण के अंदर होता है भाई। नर के शरीर में वृषण में काय का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का, और अंडाशय में निर्माण होता है काय का, अंडाणुओं का। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये जनसंख्या वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन है आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि महिलाओं में अंडवाहिनी को काटकर बांध देना कहलाता है क्या। इसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी याद रखना है भाई अच्छे से, जिसे हम महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं, महिला नसबंदी, यही कहलाता है भाई, महिला नसबंदी। ठीक है, याद रखना है भाई। बर्थ कंट्रोल की एक विधि जिसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जिसमें जो अंडवाहिनी होती है ना उसको काट कर क्या कर दिया जाता है भाई, बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं हो पाता, जिससे उनमें निषेचन नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप नई जाति, नई जीव का निर्माण नहीं होता है। ट्यूबेक्टोमी वो कहलाती है आपकी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या कि इसी तरीके से पुरुषों में हम शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दे, जहां से शुक्राणुओं का निकलना शुरू होता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, वैसेक्टोमी।
वैसेक्टोमी, उसे हम वैसेक्टोमी कहते हैं, जो कि हमारी पुरुष नसबंदी कहलाती है भाई, पुरुष नसबंदी कहते हैं इसे, पुरुष नसबंदी। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं भाई, परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके परागकण पाए जाते हैं, परागकण। क्लियर बात। और अगला क्वेश्चन है, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है भाई, बीजाणु द्वारा प्रजनन राइजोपस में किया जाता है, राइजोपस, राइजोपस में किया जाता है। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुनरुत्थान भवन की प्रक्रिया किन जीवों में पाई जाती है भाई। पुनरुत्थान भवन को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि किसी जीव जंतु के अंदर शरीर के नवनिर्माण की वह प्रक्रिया, जिसके माध्यम से वो नए अंगों का या नए जीव का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, पुनरुत्थान भवन कह देते हैं। ऐसा पाया जाता है किसके अंदर, हाइड्रा और प्लेनेरिया के अंदर। तो नाम याद रखना है, एक तो है हमारा कौन, हाइड्रा, और दूसरा है हमारा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। इन जीवों के अंदर पुनरुत्थान भवन की क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है, अपने खोए हुए अंगों का निर्माण पुनः कर लेते हैं। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में जनन होता है भाई, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है भाई, और इसमें जनन किसके द्वारा होता है भाई, बहुविखंडन के द्वारा होता है, बहुविखंडन, बहुविखंडन। और सभी को परिभाषा इसकी याद होगी कि बहुविखंडन किसे कहते हैं, जब एक कोशिकीय जीवों का शरीर बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाता है, तो प्रत्येक भाग से एक नए जीव का क्या हो जाता है, निर्माण। ऐसा देखने को मिलता है हमें बहुविखंडन किसके अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर। और अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे, अमीबा और लेशमेनिया में जनन की विधि है भाई, अमीबा और लेशमानिया में जनन की विधि क्या है भाई, इनमें बोलते हैं हम द्विविखंडन। तो इससे भी नाम का पता चल रहा है हमें, द्विविखंडन। द्विविखंडन का मतलब होता है जब किसी जीव का शरीर दो भागों में बट जाए और दोनों भागों से नए जीवों का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए, तो उसे हम क्या देते हैं, क्या, द्विविखंडन। क्लियर। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है किसमें, अमीबा और लेशमानिया में। क्वेश्चन को याद रखना, दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आपके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, किसी कोशिका में आनुवांशिक संकेत निहित होते हैं भाई। तो इसको हम पढ़ चुके हैं, जिसका भी हमने फुल फॉर्म पढ़ा था, डीएनए, जिसे हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं भाई, नाम याद रखना है डीएनए का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा में निषेचन होता है भाई, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, जिसे हम बोलते हैं फैलोपियन नलिका भाई, फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका के अंदर क्या होता है भाई, निषेचन होता है, फैलोपियन नलिका के अंदर क्या होता है, निषेचन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें पूछा है हमसे कि स्त्रियों में यौवन अवस्था आरंभ होती है भाई। इस क्वेश्चन को भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि 12 से जो 16 वर्ष की उम्र है, या 14 वर्ष तक भी हम लेके चलते हैं, ये हमारी यौवन अवस्था की उम्र कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि बीजांड निर्माण करता है भाई, बीजांड से काय का निर्माण होगा भाई, ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया है हमारा, बीज का निर्माण होता है भाई बीजांड से। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि यौन संचारित रोग है भाई, यौन संचारित रोग में हम एड्स, AIDS, एड्स, एड्स एक यौन संचारित बीमारी है। ठीक है, एक यौन संचारित बीमारी है एड्स, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्या, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है भाई, इसको क्या कहते हैं, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर बात। तो ये कहलाता है आपका क्या, एड्स। और एड्स जो बीमारी है ना, इसका इसमें क्या होता है भाई, कि व्यक्ति की जो प्रतिरोधी क्षमता होती है ना, वो क्या हो जाती है भाई, खत्म हो जाती है, बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिरोधी क्षमता खत्म हो जाती है। और ये जो बीमारी है ना, ये होती है HIV वायरस से, HIV वायरस की वजह से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, इतना सा हमें याद रखना है, और भी डिटेल हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं भाई। ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बार बार निषेचन आ रहा है आपके पास, निषेचन जिसे हम कहते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक, बार बार इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको ये मिलने वाले हैं, अच्छे से सभी लोग क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन है, रजोधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है भाई। मादा शरीर के अंदर जब अंडाणुओं का निष्कासन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, एक रजोधर्म की अवधि कहते हैं, जो कि ऐसा 2 से 7 दिनों के अंदर तक ऐसा चलता रहता है। ठीक है,
तो रजोधर्म की अवधि, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी पीरियड, इस नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, तो ये कितने दिनों की होती है भाई? 2 से 7 दिनों की होती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में अंडाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है भाई? जब अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है मनुष्य के अंदर, तो वो क्रिया कहाँ होती है भाई? तो इसको हम पढ़ चुके हैं भाई, ये होती है हमारी अंडाशय के अंदर भाई, अंडाशय। क्लियर बात? अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या कि मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होती है भाई? तो ये शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणु जनन का मतलब है शुक्राणुओं का निर्माण, और शुक्राणुओं का निर्माण होता है कहाँ भाई? वृषण के अंदर भाई, वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्लियर बात? और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या कि पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो घटना होती है ना, उसी को हम कह देते हैं भाई क्या? परागण। परागण। अब हमारे पास जो परागण की जो प्रक्रिया है, ये परागण भी हमारे पास 2 प्रकार का है भाई। एक को तो बोलते हैं हम स्वपरागण, स्वपरागण कहलाता है हमारा, और दूसरा कहलाता है हमारा क्या? परपरागण। दूसरे को हम बोलते हैं परपरागण। स्वपरागण की क्रिया में जो हमारे पास परागकण होते हैं, वो उसी पौधे के उसी पुष्प पर गिरते हैं भाई, सेम पौधे पर, और ये अलग अलग पौधों के बीच में होता है परपरागण की घटना। तो फिलहाल हमसे सिर्फ उसने इतना सा पूछा है, ऐसा बोला नहीं गया है कि पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना, क्योंकि दोनों ही प्रक्रिया में, चाहे तो वो परपरागण हो चाहे वो स्वपरागण हो, दोनों ही क्रियाओं में पराग कोश से जो पराग कण है ना, वो कहां तक पहुंचने वाले हैं भाई? वर्तिकाग्र तक पहुंचने वाले हैं। यदि उसी फूल की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम स्वपरागण कह देते हैं, और अलग फूल की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे हम परपरागण कह देते हैं। क्लियर बात? तो ये था आज का आपका पैटर्न, जिसके अंदर हमने जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चनों को हमने क्या किया भाई? डिस्कस किया। जीव जनन कैसे करते हैं, तो भाई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हैं भाई। एग्जाम आपके फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं, तो सभी लोग अच्छे से इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। और एक बार यदि आप वीडियो को देखकर जाते हो तो आपके दिमाग में हाल ही में ये क्वेश्चनों का प्रैक्टिस मटेरियल बना रहता है। तो सभी लोग अच्छे से इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए, और हाल ही में आने वाले एग्जामों में आपको यही क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो सभी लोग अगेन ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज को प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले जो चैप्टर और दे रखे हैं आपके, उनके सभी के क्वेश्चन आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।